हेलो एवरीवन, हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि एजुकेटिव अथॉरिटी सेक्शन 7 की बात हो रही है ऑफ द आईपीसी 2016 और सेक्शन 7 के अंदर फाइनेंशियल क्रेडिटर ने जब एजुकेटिव अथॉरिटी को एप्लीकेशन दी तो एजुकेटिव अथॉरिटी विद इन 14 डेज के अंदर या तो एप्लीकेशन को एडमिट करेगा या एजुकेटिव अथॉरिटी विद इन 14 डेज के अंदर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। यदि एजुकेटिव अथॉरिटी ने यदि एप्लीकेशन को यदि एडमिट कर लिया विद इन 14 डेज के अंदर तो ये माना जाएगा सीआईआरपी आपका स्टार्ट हो गया है। नाउ द गेम बिगिंस। क्या गेम है अपन आगे बात करेंगे, लेकिन यदि एजुकेटिव अथॉरिटी ने विद इन 14 डेज के अंदर यदि एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया, भैया क्यों एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हो, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो जो लास्ट क्लास के अंदर अपन इतनी बात कर ली थी कि एजुकेटिव अथॉरिटी या तो विद इन 14 डेज के अंदर ये ग्राउंड हुए तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा और ये ग्राउंड हुए तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है, आज हम ये बात करने वाले हैं कि यदि एजुकेटिव अथॉरिटी को वो जो था ना अपने बहुत सारे 3 पॉइंट्स पढ़े थे, याद आ रहा होगा हमें क्या 3 पॉइंट्स पढ़े थे ना अपने, क्या कि ये एप्लीकेशन यदि इनकम्प्लीट है तो ये डिसिप्लिनरी यदि पॉजिटिव यदि पेंडिंग हो तो याद आ रहा है कुछ। तो यदि ओनली एक ग्राउंड, कौन सा वाला ग्राउंड है, when application is incomplete, when the application is incomplete, यदि आपकी एप्लीकेशन यदि इनकम्प्लीट है, यदि इस ग्राउंड पे यदि एजुकेटिव अथॉरिटी यदि एप्लीकेशन रिजेक्ट करना चाहता है तो ये एजुकेटिव अथॉरिटी एप्लीकेशन रिजेक्ट करने से पहले सामने वाले को बोलेगा भैया बताओ ऐसा मेरे को लगता है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट होनी चाहिए, इनकम्प्लीट है तो पूरा करके दे दो। तो मींस कैसे बोलेगा फोन पे, हेलो एप्लीकेंट आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है। फोन पे तो काम होता ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। खुद को कौन देगा, ऑब्वियसली एजुकेटिव अथॉरिटी बताएगा भैया मैं आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करने वाला हूँ। तो इसका मतलब ये कि एजुकेटिव अथॉरिटी तो 14 डेज के अंदर या तो एप्लीकेशन एडमिट करता है या एप्लीकेशन रिजेक्ट करता है। तो इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि यदि 14 डेज में यदि एजुकेटिव अथॉरिटी यदि एप्लीकेशन रिजेक्ट करने का उसको ओपिनियन है तो 14 डेज में ही एप्लीकेशन रिजेक्ट करने से पहले 14 डेज के अंदर वो क्या करेगा, कौन एजुकेटिव अथॉरिटी एप्लीकेंट को नोटिस देगा। क्या करेगा, एप्लीकेंट को नोटिस देगा। किस बात का नोटिस देगा कि जो आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, जो आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो डिफेक्ट है इसको आप रेक्टिफाई कर दो। तो कौन, ये एजुकेटिव अथॉरिटी ने एप्लीकेंट को नोटिस दे दिया। किसने किसको दिया, एजुकेटिव अथॉरिटी ने एप्लीकेंट को नोटिस दे दिया। तो नाउ द गेम इज ऑन एप्लीकेंट। अब एप्लीकेंट को बोला जाएगा क्या, विद इन ए पीरियड 7 डेज। कौन, एजुकेटिव अथॉरिटी को 14 डेज में एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी थी, एक्सेप्ट करनी थी। तो जो 14 डेज के अंदर जो रिजेक्ट करनी थी तो 14 डेज में ही रिजेक्ट करने से पहले तो 14 डेज में ही क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेंट को नोटिस दिया जाएगा। तो एप्लीकेंट को नोटिस दिया जाएगा वो 14 डेज के टाइम पीरियड में ही होगा। अब एप्लीकेंट को बोला गया है भैया जो भी आपका एप्लीकेशन के अंदर जो भी आपका डिफेक्ट है, जो भी आपका इनकम्प्लीटनेस है, तो अपना एप्लीकेशन जो है उसको पूरा कंप्लीट करो, डिफेक्ट को रेक्टिफाई करो। तो नाउ ये कौन एप्लीकेंट को नोटिस दे दिया। तो एप्लीकेंट को जो नोटिस दिया उसके 7 डेज के अंदर, किसके 7 डेज के अंदर, जो एप्लीकेंट को जो नोटिस दिया गया उसके 7 डेज के अंदर या तो एप्लीकेंट क्या करेगा, रेक्टिफाई कर देगा, या वो नालायक हुआ तो रेक्टिफाई नहीं करेगा। 7 डेज के अंदर या तो एप्लीकेंट ने क्या कर दिया, डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर दिया, या एप्लीकेंट ने डिफेक्ट को रेक्टिफाई नहीं किया। और यदि एप्लीकेंट ने रेक्टिफाई किया, क्या रेक्टिफाई किया, जो भी एप्लीकेशन के अंदर डिफेक्ट था उस डिफेक्ट को जैसे ही एप्लीकेंट ने रेक्टिफाई किया तो एजुकेटिव अथॉरिटी क्या करेगा, एप्लीकेशन को एडमिट एक्सेप्ट कर लेगा। और जब एजुकेटिव अथॉरिटी एप्लीकेशन को एडमिट करेगा तो एडमिट करने के 7 डेज के अंदर कम्युनिकेट द ऑर्डर टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एज वेल एज अ कॉर्पोरेट डेटर। कौन, एजुकेटिव अथॉरिटी। समझ में आ रही बात, वेरी गुड। लेकिन यदि एप्लीकेंट ने उस डिफेक्ट को रेक्टिफाई नहीं किया, एप्लीकेशन इनकम्प्लीट थी लेकिन उसने इग्नोर कर दिया, उसने रेक्टिफाई नहीं किया जो भी डिफेक्ट था एप्लीकेशन के अंदर, तो एजुकेटिव अथॉरिटी को क्या करना पड़ेगा,
एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी पड़ेगी। और जब भी एजुकेटिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन रिजेक्ट करेगा तो उसका जो ऑर्डर होगा तो उस ऑर्डर का कम्युनिकेशन 7 डेज के अंदर जाएगा। तो मैं 7 डेज में आप ऐसे बोल सकते हो कि जो भी एप्लीकेशन एडमिट होगी या जो भी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, जो भी एप्लीकेशन एडमिट हो गया, जो भी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, तो एप्लीकेशन एडमिट और रिजेक्ट करने के 7 डेज के अंदर एजुकेटिंग अथॉरिटी अपना ऑर्डर कम्युनिकेट करता है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को। एडमिट करने के केस में फाइनेंशियल क्रेडिटर एज वेल एज अ कॉर्पोरेट डेटर, और यदि एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया तो जो ऑर्डर है वो कम्युनिकेट किया जाएगा टू फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। समझ में आई बात? अब तो लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा मे बी, सर वो अपन ने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था कि डायरेक्टली यदि विद इन 40 डेज, क्या डायरेक्टली विद इन 40 डेज के अंदर यदि एजुकेटिंग अथॉरिटी ने यदि एप्लीकेशन को एडमिट कर लिया तो सर क्या ऑर्डर कम्युनिकेट नहीं होगा? तो एक काम करो, मैं यहाँ पे डायग्राम हो नहीं सकता क्योंकि अभी कल वाली क्लास में था, तो एक काम करना ये वाला कल वाली क्लास में भी ऐड कर देना कि यदि वापस से बोल रहा हूँ, यदि एजुकेटिंग अथॉरिटी जब जब एप्लीकेशन को एडमिट करेगा तो एप्लीकेशन को एडमिट कर लिया, एडमिट करने के विद इन 7 डेज के अंदर वो ऑर्डर को कम्युनिकेट करेगा टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर एज वेल एज अ कॉर्पोरेट डेटर। वो यहाँ भी होगा। और कल जो अपना एक एरो कंप्लीट हुआ था एडमिट, तो वहां भी लाइन आपको ऐड करनी पड़ेगी विद इन 7 डेज कम्युनिकेट द ऑर्डर टू फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एज वेल एज कॉर्पोरेट डेटर। राइट डाउन फर्स्ट। तो नाउ वी कम टू नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 ये कहता है कि जब हमें प्रोसेस समझ में आ गई, सेक्शन 7 की बात करेंगे, अपना सेक्शन 7 कंटिन्यू है। तो सेक्शन 7 के अंदर हमने फाइनेंशियल क्रेडिटर ने एजुकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन दी थी। एजुकेटिंग अथॉरिटी या तो एप्लीकेशन एडमिट करता है या एप्लीकेशन रिजेक्ट करता है। यदि एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई तो मैटर क्लोज हो गया, मैटर वही खत्म हो गया। लेकिन यदि एजुकेटिंग अथॉरिटी ने जिस दिन जब एप्लीकेशन को एडमिट एक्सेप्ट किया, वो तो हमने पहले अभी जस्ट हमने पढ़ा ना कि जब एप्लीकेशन एडमिट हुई तो एडमिट होने के 7 डेज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, वो ऑर्डर कम्युनिकेट करना पड़ेगा। मतलब कि लेकिन जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट होती है तो सीआरपी विल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ द एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जिस दिन एजुकेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया, पूरा फॉर्मेलिटी के लिए सामने वाले को बताना ही पड़ेगा, लेकिन जिस दिन एजुकेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया है, तो जब भी एजुकेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया, यहाँ से आपका सीआरपी स्टार्ट हो गया, सीआरपी कमेंस हो गया। यहाँ से आपका जो गेम है सीआरपी का, तो मुझे पता है तुम लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सही सीआरपी में होगा क्या? एक बार एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है वो हो जाने दो, फिर उसके बाद तो हमें सीआरपी खेलना है। तो सीआरपी अपन आगे स्टार्ट करेंगे, एक साथ लिंक करेंगे। पहले एप्लीकेशन वाला पार्ट अपन कंप्लीट कर लेते हैं। अभी अपने सिर्फ एक ही एप्लीकेशन की बात की, इट इज अबाउट फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। ये बात समझ में आ गई कि फाइनेंशियल क्रेडिटर ने जो एजुकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन दी, जिस दिन एजुकेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन एडमिट की, तो जब भी एजुकेटिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन को एडमिट करेगा तो फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय ए, ये चाहो तो लिख सकते हो, दैट इज अ सीआरपी विल कमेंस। इसको एक नाम भी बोला जाता है जो अपन बहुत बार यूज करेंगे, दैट इज अ इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। क्या बोलते हैं इसको अपन? इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। मींस जिस दिन एजुकेटिंग अथॉरिटी फाइनेंशियल क्रेडिटर के द्वारा जो भी एप्लीकेशन दी जा रही है उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट और एडमिट करता है, तो जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट हो गई, दैट इज अ आईसीडी, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, धीरे धीरे आगे आएगा तब बताऊंगा। ये अपना इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट हुआ, यहाँ से अपनी सीआरपी क्या होगी, कमेंस हो गई। वेरी गुड। नोट नंबर 2, ये पॉइंट पहले वाली क्लास से कनेक्टेड है, लेकिन उस समय अपनी प्रोसेस चल रही थी इसलिए अपने डिस्टर्ब नहीं किया। कुछ और पॉइंट भी अपने को बात करनी है। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या था जो मैंने स्टार्टिंग पढ़ा था, क्या फाइनेंशियल क्रेडिटर खुद या 2 या 3 फाइनेंशियल क्रेडिटर मिलके एप्लीकेशन दे सकते हैं अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के साथ, या कोई भी पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, जाना एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, कोई भी, तुम भी any other person on the behalf of financial creditor एप्लीकेशन दे सकता है as may be notified by गवर्नमेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है कि कौन कौन से पर्सन्स फाइनेंशियल क्रेडिटर के बिहाफ पे भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर तो एप्लीकेशन दे सकता है,
फाइनेंशियल क्रेडिटर तो एप्लीकेशन दे सकता है, लेकिन फाइनेंशियल क्रेडिटर के ब्याह पे कोई और पर्सन भी, जैसे मेरा डेप्ट है तो मेरे को कोई पैसा लेना है तो फाइनेंशियल क्रेडिटर खुद तो एप्लीकेशन देगा ही। जैसे मैं चिन्मय जैन ने, यदि मैंने लोन दे रखा है 100 मतलब किसी ने लोन दे रखा है तो वो क्या बन गया, फाइनेंशियल क्रेडिटर बन गया। तो यदि वो फाइनेंशियल क्रेडिटर यदि बन गया तो वो खुद अपने डेप्ट के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, कोई और पर्सन भी अनदर फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए। तो लोन दिया था ए ने तो ए के ब्याह पे चिन्मय जैन भी एप्लीकेशन दे सकता है। लेकिन क्या था पूरा पढ़ना, एनी अदर पर्सन, सुना ध्यान से, एनी अदर पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर के बिहाफ पे अदर पर्सन भी एप्लीकेशन दे सकते हैं एज में बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ पर्सन को नोटिफाइड किया, आपको याद करना होगा, बहुत ज्यादा एग्जाम के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आइडिया होना चाहिए और बहुत लॉजिकल। जैसे कि अभी मैंने बोला ए ने लोन दिया, अब ए ने लोन दिया तो ए खुद एप्लीकेशन दे सकता है। ए कौन हो गया, लोन देने वाला फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो ए ने जब लोन दिया तो फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन देगा। तो ए के जो गार्जियन है, गार्जियन समझ में आता है, पेरेंट्स या पेरेंट्स के अलावा भी जो भी टेक केयर करते हैं, तो जो ए जो लोन दे रहा है वो या जो भी उसके ए के जो गार्जियन है वो भी उसके ब्याह पे, किसके ब्याह पे, ए के ब्याह पे एप्लीकेशन दे सकते हैं। किसको, एनसीएलटी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। और कौन होगा, सुनो बात ध्यान से, ये अपन पढ़ेंगे। तो उससे पहले फॉर एग्जाम्पल 5-6 लोगों ने मिलकर लोन दिया, 5 लोग, ABCDEF, डिबेंचर भी तो एक फॉर्म हुआ ना लोन देने का। तो हर किसी कंपनी डिबेंचर के फॉर्म में, पैसा मार के से लिया, तो जो पैसा दे रहे हैं डिबेंचर के फॉर्म में या बॉन्ड के फॉर्म में, तो पैसा देने वाले कौन है, क्रेडिटर। लेकिन वो बहुत सारे लोग हैं, ABCDEFGHI, कोई जयपुर का, कोई मुंबई का, कोई दिल्ली का, हर जगह फैला हुआ है। तो उनके लिए क्या करना पड़ता है, इन सारे क्रेडिटर्स के लिए ट्रस्टी बनाना पड़ता है। तो जो लोन देने वाला है वो तो क्रेडिटर ए, जो लोन देने वाला है वो तो क्रेडिटर ए, उन सारे पर्सन जिन्होंने लोन दिया उनके लिए क्या बनाया जाता है, ट्रस्टी। क्या बनाया जाता है, ट्रस्टी, डिवेंचर ट्रस्टी। समझ में आ रही बात। तो ये कुछ पर्सन्स है, क्या है, कुछ पर्सन्स जो नोटिफाइड है, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर के ब्याह पे एप्लीकेशन देंगे। किसको एप्लीकेशन देंगे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देंगे। गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर रखा है, एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, गार्जियन, समझ में आ गया होगा। तो गार्जियन फाइनेंशियल क्रेडिटर के ब्याह पे एप्लीकेशन दे सकता है। सेकंड में क्या दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं चिन्मय जैन, कोई दूसरा ए, अभी अपने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि ए ने लोन दिया, क्या चिन्मय जैन भी ए के लिए जा सकता है। मैं जा सकता हूँ यदि ए की सारी प्रॉपर्टी मेरे अंडर में, मतलब मैं उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखता हूँ, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, उसकी सारी पॉलिसीज में बनाता हूँ, उसकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग पूरा प्रॉपर्टी का टेक केयर हूँ मैं, टेक केयर। समझ में आ रही बात। तो ऐसे केसेस के अंदर एन एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एस्टेट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो खुद तो एप्लीकेशन दे सकता है, लेकिन जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है जैसा ए, और ए की सारी प्रॉपर्टीज को यदि मैं टेक केयर कर रहा हूँ, मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ, यदि मैं एडमिनिस्ट्रेट कर रहा हूँ, तो मैं चिन्मय जैन भी ए के भी आप पे एप्लीकेशन दे सकता हूँ टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। थर्ड के अंदर मैंने भी समझाया कि बहुत सारे लोगों ने लोन दिया इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर टू द कंपनी एनी अदर पर्सन। क्योंकि आपको ये तो माइंड में समझ में आ गया होगा, सर जो डेटर है ना, सर डेटर 3 के अलावा कोई और नहीं होगा फॉर द पर्पस ऑफ पार्ट 2। सो ये जो पैसा ले रहा है, क्योंकि मुझे पता है इंडिविजुअल भी पैसा लेता है, लेकिन जब इंडिविजुअल पैसा लेता है और इंडिविजुअल से क्या मांगते हो, तो वो मांगने के लिए, इंश्योरेंस के लिए आपको पार्ट 3 में जाना पड़ेगा, मैं पार्ट 2 की बात कर रहा हूँ। तो पार्ट 2 के अंदर जो पैसा लेने वाला है, तो कंपनी होनी चाहिए, LLP होनी चाहिए, या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट होनी चाहिए। लेकिन फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कवर्ड नहीं है इन द केस ऑफ डेटर। क्रेडिटर में कोई भी हो सकता है, क्रेडिटर के लिए नहीं बोला, जो पैसा दे रहा है वो क्रेडिटर है, जो पैसा देने वाला है वो क्रेडिटर है। तो पैसा किसने दिया, ए ने, बी ने, सी ने, डी ने, ई ने, एफ ने, इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर। इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर बहुत सारे लोग, इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड और डिवेंचर के फॉर्म में बहुत सारे लोगों ने क्या किया, किसी कंपनी को लोन दिया, पैसा प्रोवाइड किया, मनी प्रोवाइड किया, फाइनेंस दिया। तो ये ए बी सी डी ई एफ मिलके क्या हो गए, ये सब फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं। और इनके ब्याह पे, क्योंकि इन सारे क्रेडिटर्स के लिए क्या बनाया जाता है, ट्रस्टी बनाया जाता है। सब क्या बोलते हैं, डिवेंचर ट्रस्टी। तो ये डिवेंचर ट्रस्टी भी एप्लीकेशन दे सकता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। समझ में आ रही बात। पॉइंट नंबर 4, एनी पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। यदि जो पैसा देने वाला बंदा है, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है, जो कंपनी है, तो कंपनी के जो भी बीओडी है, वो बीओडी किसी पर्सन को ऑथराइज्ड कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट है जहां पे फाइनेंशियल क्रेडिटर खुद
एप्लीकेशन नहीं दे रहा था, उसके व्याप पे एनी अदर पर्सन भी एप्लीकेशन दे सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इनिशिएटिंग द CIRP। और एप्लीकेशन किसको दी जा रही है? टू एजुकेटिंग अथॉरिटी। और यहाँ पे एजुकेटिंग अथॉरिटी कौन है? NCLT। ये जल्दी से लिख लो, फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। या नाउ वी कम टू द नोट नंबर 3। ये अपना सेक्शन 7 कंटिन्यू चल रहा है। सेक्शन 7 के अंदर कौन एप्लीकेशन देता है? फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन देता है। फाइनेंशियल क्रेडिटर खुद एप्लीकेशन देता है, बहुत सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर मिलकर जॉइंट एप्लीकेशन भी देते हैं। तो यहाँ पे जो जॉइंटली एप्लीकेशन है उसके लिए नोट नंबर 3 क्या कहता है? जो 20 दिसंबर 2019 से एप्लीकेबल हुआ विद इफेक्ट फ्रॉम 20 दिसंबर 2019। एक्चुअली जहाँ ये लाइन दी हुई है, जब तुम पूरा एक लॉ को पढ़ोगे तो सेक्शन 7(1) के अंदर ये दिया है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन देता है, खुद भी एप्लीकेशन देता है और जॉइंटली विद अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स भी एप्लीकेशन देता है। तो वहाँ पे प्रोवाइडेड डेट के अंदर ये पॉइंट ऐड किया गया है 28 दिसंबर 2019 से। क्या कहता है ये? 4 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कौन से फाइनेंशियल क्रेडिटर्स? रेफर्ड इन सेक्शन 21 सब सेक्शन 6A, या तो क्लोज A या क्लोज B ऑफ द IBC 2016। देयर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। हम तो अभी सेक्शन 7 में अटके पड़े हैं। कौन सा सेक्शन चल रहा है अपना? अभी तो IBC स्टार्ट हुआ है, सेक्शन 7 है। हमें नहीं पता सेक्शन 21 क्या बोलेगा। कॉमन सेंस तो है ना, वेरी गुड। जब पढ़ा हुआ नहीं हो तो कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आइडिया दे देता हूँ कि जो सेक्शन 21 का सबसेक्शन 6A में क्या होगा। क्या बात करें हम? सेक्शन 21 के सबसेक्शन 6A में क्या होगा? क्लोज A में और क्लोज B में, उसमें ये दिया हुआ है कि बहुत सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था ना समझाने के लिए, क्या A B C D इन सब लोगों ने डिवेंचर के फॉर्म में, बॉन्ड के फॉर्म में, कुछ सिक्योरिटीज के फॉर्म में, डिपॉजिट के फॉर्म में, तो कितने क्रेडिटर्स हो गए? लाखों, करोड़ों। उस बात समझ में आ रही है? यदि जब कोई डिवेंचर के फॉर्म में यदि कोई कंपनी पैसा रेज करती है तो कंपनी डेटर है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो पैसा देने वाले कौन है? जयपुर भी हुआ, दिल्ली भी हुआ, मुंबई भी हुआ, कोलकाता भी हुआ, या जयपुर के इतने सारे पर्सन्स हुए, तो इतने सारे लोगों ने जब पैसा दिया तो क्रेडिटर्स बहुत सारे हो गए। तो उनके लिए पॉइंट है 21 सबसेक्शन 6 के अंदर जब फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की बात आ रही है तो ये इतने सारे क्रेडिटर्स की बात आ रही है। कितने सारे क्रेडिटर? A B C D E F G H I J K L M, जिन्होंने क्या कर रखा है? डिवेंचर खरीदे हुए। तो डिवेंचर के फॉर्म में फंड दिया हुआ है कंपनी को। तो डिवेंचर के फॉर्म में जो फंड दिया हुआ है, तो जो डिवेंचर होल्डर है वो खुद भी फाइनेंशियल क्रेडिटर। ये उसकी मर्जी है कि वो ऐसे फाइनेंशियल क्रेडिटर खुद एप्लीकेशन देना चाहता है या किसी ट्रस्टी के फॉर्म में एप्लीकेशन देना चाहता है। लेकिन डिवेंचर होल्डर खुद भी तो एप्लीकेशन दे सकता है ना, क्योंकि वो खुद भी तो क्या है? फाइनेंशियल क्रेडिटर है। तो ऐसे केसेस में आपको दिया हुआ है कि यदि इतने सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं तो मिनिमम कितने लोग? आज फॉर एग्जाम्पल, आज किसी कंपनी ने डिवेंचर के फॉर्म में पैसा मनी अरेंज की। अब इतने सारे डिवेंचर होल्डर है, ओनली 8 डिवेंचर होल्डर बोलता है आई हैव ए प्रॉब्लम। ये क्या मजाक हो रहा है? तो मिनिमम तो होना चाहिए ना, दैट इज अ पॉइंट। यदि फाइनेंशियल क्रेडिटर यदि जॉइंटली ये एप्लीकेशन दे रहे हैं, बहुत सारे क्रेडिटर्स है एक क्लास के, तो कम से कम फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, एक क्लास में 250 बच्चे हैं, एक बच्चा बोलता है सर आई हैव ए प्रॉब्लम कि आप जो पढ़ाते हो बिल्कुल समझ में नहीं आता। ये 250 में से 249 को यदि समझ में आ रहा है तो एक बच्चे के कहने पर फैकल्टी थोड़ी चेंज हो सकती है। भैया क्या कहना चाह रहा हूँ? कुछ मेजोरिटी भी तो होना चाहिए ना कुछ प्रॉब्लम कहने का। दिस इज अ पॉइंट हियर कि यदि एक ही क्लास के बहुत सारे क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने कंपनी को किसी डिवेंचर के फॉर्म में, बॉन्ड के फॉर्म में, किसी सिक्योरिटी के फॉर्म में यदि पैसा दिया हुआ है, तो ये सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जब एप्लीकेशन देंगे तो जब कितने लोग मिलकर साथ में एप्लीकेशन देंगे, ये अकेले नहीं देंगे। क्या दिया हुआ है? एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग CIRP अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर। कौन सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर? 21(6)A वाले। उनके लिए जब भी CIRP की एप्लीकेशन जाएगी अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर शैल बी फाइल्ड जॉइंटली। हमेशा जॉइंटली एप्लीकेशन जाएगी जब इतने सारे क्रेडिटर्स होंगे, और जब इतने सारे क्रेडिटर्स होंगे तो उनको जॉइंटली ही एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। और मिनिमम कितना होगा? 100 ऑफ सच क्रेडिटर्स इन द सेम क्लास। कम से कम 100 क्रेडिटर्स होंगे या एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर्स इन द सेम क्लास व्हिचएवर इज लेस। इतने क्रेडिटर्स के द्वारा एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ये पॉइंट सिर्फ उन्हीं क्रेडिटर्स के अंदर आएगा तब
जब वो डिबेंचर के फॉर्म में हो, सिक्योरिटीज के फॉर्म में हो, जब उन्होंने पैसा दिया हो कंपनी को। समझ में आ रही बात? इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल भी लेते हैं। वैसे तो ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों ने शायद ये सेम लाइन ऑपरेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर भी कहीं पढ़ी होगी थी, फाइनल के किसी चैप्टर के अंदर कवर हुआ होगा, और मेरे हिसाब से ये आरसीडी में शायद कवर होता है। फिर भी क्या लिमिट दी है यहाँ पे अपने 100 ऑफ सच क्रेडिटर्स इन द सेम क्लास और एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर्स। इस कंसेप्ट के पीछे रीजन क्या है? फॉर एग्जांपल जो टोटल क्रेडिटर्स है ना, ये वाले सेम क्लास है ना, वो वाले क्रेडिटर, डिवेंचर वाले क्रेडिटर्स, तो डिवेंचर वाले क्रेडिटर्स फॉर एग्जांपल 1 लाख है, तो ये 1 लाख है, तो उस केस में कितने लोगों को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी? कम से कम मिनिमम तो कितने लोग एप्लीकेशन देंगे? 100 लोग तो होने ही चाहिए। और 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% कितना हुआ? 1 लाख का 10% होता है सर 10,000, विच एवर इज लेस। सर 10,000 कहां से लेके आएंगे? तो इन्होंने क्या बोला, 100 क्रेडिटर्स भी चलेंगे और 10% ऑफ द क्रेडिटर्स भी चलेगा, विच एवर इज लेस। इन दोनों में से जो लेस होगा दैट इज 100। तो यदि ये 100 क्रेडिटर्स भी एप्लीकेशन दे देते हैं जॉइंटली, दैट विल बी ओके। हम ऐसा नहीं कहते कि 10% क्रेडिटर्स ये एप्लीकेशन थी, हमने 2 लिमिट बनाई, 100 क्रेडिटर्स को कंपेयर किया, 100 क्रेडिटर्स को कंपेयर किया, लेकिन सेम क्लास, तो सेम क्लास के जितने भी 100 क्रेडिटर्स हैं और उसको कंपेयर किया 10% ऑफ द क्रेडिटर व्हिच एवर इज लेस, तो यहाँ पे कितना 100 क्रेडिटर्स ये जॉइंटली एप्लीकेशन देंगे। ये पुराना कंसेप्ट नहीं है, 28 दिसंबर 2019 से ये कंसेप्ट एप्लीकेबल हुआ है। ये सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के लिए कंसेप्ट नहीं आता, ये तब आता है जो क्रेडिटर्स डिबेंचर्स है, तो जो डिबेंचर के फॉर्म में पैसा दिया और सिक्योरिटीज के फॉर्म में पैसा दिया और डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा दिया हो, जहाँ बहुत सारे क्रेडिटर्स हो, तो ऐसे केसेस में ये सारे क्रेडिटर्स जॉइंटली एप्लीकेशन देंगे। कैसे एप्लीकेशन देंगे? जॉइंटली। और जॉइंटली कितना मिनिमम होगा? 100 और 10%, 100 और 10% ऑफ द क्रेडिटर्स इन द सेम क्लास व्हिचएवर इज लेस। लेस यहाँ पे कितना है? 100। तो ये 100 मेंबर्स क्या करेंगे? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे सकते हैं फॉर इनिशिएटिंग CIRP अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यदि किसी कंपनी के अंदर जो क्रेडिटर्स है, टोटल क्रेडिटर्स की बात नहीं कर रहा, वो क्रेडिटर्स जो सेम क्लास डिबेंचर्स की जो अपन बात कर रहे हैं, जो सेम क्लास के जो भी क्रेडिटर्स है, फॉर एग्जांपल दैट इज 70। तो ये 70 क्रेडिटर्स है, तो कम से कम कितने क्रेडिटर्स एप्लीकेशन देंगे? 100। यदि किसी कंपनी के अंदर यही 70 क्रेडिटर्स, तो क्या बोला गया? 100 मिनिमम कितना होना चाहिए? 100। आगे पढ़ो, पूरा खत्म नहीं हुआ। लेफ्ट में 100 है, लेकिन राइट में क्या दिया हुआ है? 10%। 10% किसका देखा जाएगा? ऑफ 70 whichever is less। कितना है? ये 100 राइट में कितना है? 70 का 10% कितना होता है? 7। whichever is less कितना हुआ? 7। तो कम से कम 7। यदि 5 लोग यदि एप्लीकेशन देते हैं जॉइंटली, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो कम से कम कितने लोगों को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी? 7 लोग मिलके एप्लीकेशन दे सकते हैं। कम से कम 7 लोगों की एप्लीकेशन होनी चाहिए। एक और एग्जांपल, वैसे मुझे लग रहा है कि एग्जांपल तुम लोगों को समझ में आ गए होंगे, फिर भी यदि मान लेता हूं कि जो टोटल क्रेडिटर्स इन द सेम क्लास, फिर भी मान लेता हूं टोटल क्रेडिटर्स, एक और एग्जांपल, टोटल क्रेडिटर्स इन द सेम क्लास इज 150। तो टोटल क्रेडिटर्स यदि 150 हैं, तो कम से कम कितने एप्लीकेशन देंगे? 100। लेकिन 100 को कंपेयर करना पड़ेगा विथ 10% ऑफ द टोटल क्रेडिटर्स इन द सेम क्लास, दैट इज 150 का 10%, दैट इज 15, whichever is less। तो whichever is less कितना आया? 15। तो कम से कम, ज्यादा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कम से कम कितने लोग होंगे? इतने लोग होंगे जो एप्लीकेशन देंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। यदि इतने लोग यदि एप्लीकेशन देते हैं, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आपके एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा, प्रोवाइडेड अदर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अभी अपना सेक्शन 7E चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ और प्रोवाइडेड इंट्रोड्यूस्ड हुए, वही आपको कंटिन्यू करना है। ये बार जल्दी से लिख लो। नाउ वी कम टू नोट नंबर 4। लेकिन नोट नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले मैं वापस से नोट नंबर 3 में समझ में आ गया था, फिर एक बार वापस से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, जून 20 के लिए इंपॉर्टेंट है, और जून 20 में यदि नहीं आया तो दिसंबर 20 के लिए अमेंडमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 28 दिसंबर 2019 से ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है। नोट नंबर 3, नोट नंबर 4 दोनों में पॉइंट दिया हुआ है। सेक्शन 7 की बात हो रही है। सेक्शन 7 के अंदर फाइनेंशियल क्रेडिटर कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट फाइनेंशियल क्रेडिटर खुद
एक अकेला फाइनेंशियल क्रेडिटर कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे रहा था। यह फाइनेंशियल क्रेडिटर चाहे और था किसी और फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ जुड़ के भी एप्लीकेशन दे सकता था कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, लेकिन उन्हें बोला रुको, एक तो नोट नंबर 3 है, एक नोट नंबर 4 है, दोनों में एक ही कंसेप्ट है। नोट नंबर 3 में ऐसे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की बात की जा रही है, ऐसे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की बात की जा रही है जहां पे बहुत सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हो, बहुत सारे क्रेडिटर्स हो, लाइक ड्यू टू रीजन ऑफ डिबेंचर्स, बॉन्ड या सिक्योरिटीज की वजह से बहुत सारे लोगों ने शेयर्स खरीदी, मतलब सिक्योरिटीज परचेज की हुई है, डिबेंचर्स खरीदे हुए, तो डिबेंचर की फॉर्म में पैसा दिया, तो बहुत सारे क्रेडिटर्स हो गए, तो उसके लिए अपने पहले कंसेप्ट पढ़ा नोट नंबर 3, तो वैसे ही कंसेप्ट नोट नंबर 4 में किसी और के लिए। दोनों में एक ही बात आती है कि यहाँ पे ये लोग इंडिविजुअली एप्लीकेशन नहीं दे सकते, इनको कम से कम इतने लोगों को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, तभी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा। मतलब डिवेंचर के केस में जब क्रेडिटर्स बहुत सारे हों तो उस केस में आपको याद रखना पड़ेगा कि जो अपने नोट नंबर 3 के अंदर जो लिमिट देखी 100 क्रेडिटर्स और 10% विच एवर इज लेस दैट इज अ मिनिमम, उतने क्रेडिटर्स की एप्लीकेशन जानी चाहिए। 28 दिसंबर 2019। नोट नंबर 4, अब यहाँ पे कौन से फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की बात की जा रही है, जहाँ पे ये दिया है कि मिनिमम इतने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एप्लीकेशन देंगे तभी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज ये एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। तो पहले लिमिट पढ़ने से पहले कि कितने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होंगे, यहाँ पे किसको फाइनेंशियल क्रेडिटर बोला गया वो अपन पढ़ते हैं। एक्चुअली फाइनेंशियल क्रेडिटर करके पूरे कंसेप्ट ही डेफिनेशन के फॉर्म में, जो अपन बाद में लेते हैं कि फाइनेंशियल क्रेडिटर वो होता है जो फाइनेंशियल डेब्ट ऑन करता है, तो फाइनेंशियल डेब्ट का पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट रेलेवेंट एप्लीकेबल है उसी पॉइंट को मैं समझाता हूँ। फॉर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, कौन से फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, दैट इज हु आर अलॉटीज अंडर ए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे कौन है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ये आपको समझना है। फॉर एग्जाम्पल इज अ बिल्डर। आज बिल्डर्स क्या करते हैं तुम लोगों को एक आइडिया होगा, एक बड़ी बड़ी सोसाइटी बनाते हैं जिसमें बहुत सारे अपार्टमेंट होते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ये क्या है, these are the flat 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स नंबर ऑफ फ्लैट्स। तो जो बिल्डर है, तो ये जो बिल्डर है, तो बिल्डर क्या करता है, वो बोलता है भैया ये जो भी आपके अपार्टमेंट है इनके नाम भी दे देता है, ए अपार्टमेंट, बी अपार्टमेंट, सी अपार्टमेंट। तो बोलता है भैया अभी जो ए अपार्टमेंट के नाम फ्लैट सेल कर रहे हैं, इसका जो पोजीशन है वो हम आपको 2025 में देंगे। पोजीशन आपको अभी नहीं मिलेगा, 2025, 2024, 2022, वो तो बिल्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने इयर्स के अंदर वो उसका पोजीशन देना चाहता है। सबका अपना अपना पॉलिसी है, कोई 2 इयर्स बोलता है, कोई 3 इयर्स बोलता है, कोई 1 ईयर बोलता है। तो यह बिल्डर बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल 2023 के अंदर मैं आपको पोजीशन प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझे थोड़ा थोड़ा परसेंटेज अमाउंट पे करते जाओ। मतलब पहले आप मुझे एक बार 5 लाख रुपए दे दो फर्स्ट टाइम, देन उसके बाद 10 लाख रुपीज पे कर दो, देन एवरी टाइम आपको मुझे क्या करना होगा, 10 लाख रुपीज पे करना होगा। तो एक बंदे ने अब तक फॉर एग्जांपल 25 लाख रुपए दे दी, कितना अमाउंट दे दिया, 25 लाख रुपीज ऑलरेडी पे कर चुका है। तो मैं बंदा जो अमाउंट पे कर चुका हूं, तो मैंने कितना अमाउंट दिया, 5 10 10। क्या आपको फ्लैट मिला अभी तक? जो बंदा, जो बायर है, जो फ्लैट परचेज कर रहा है, क्या प्रॉपर्टी रेडी है, प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन। तो जो प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो भी बनी नहीं है, जिसका पैसा आपको 2023 में मिलेगा, लेकिन ये बंदा टाइम टू टाइम जो भी परसेंटेज स्पेसिफाइड है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट दे रहा है, कहीं 5 लाख, फिर 10 लाख, फिर 2 लाख, फिर 5 लाख। तो जितना जितना इसने अमाउंट दे दिया, क्या बदले में आपको कुछ मिला फ्लैट? तो गवर्नमेंट ने बोला भैया आपको फ्लैट तो मिला ही नहीं। तो ये जो अलॉटीज है, ये जो अलॉटीज है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के, जिन्हें आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो बायर, खरीदने वाला। जब फ्लैट बन गया है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, तब तो आपको प्रॉपर्टी मिल रही है। मैं बात कर रहा हूं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, जहां प्रॉपर्टी अभी बन के रेडी नहीं हुई है। प्रॉपर्टी का पोजीशन आपको सर्टेन पीरियड के बाद मिलेगा, लेकिन पेमेंट आपने अभी देना स्टार्ट कर दिया, अमाउंट आपने देना स्टार्ट कर दिया। तो जो अमाउंट आपने दे दिया, तो उस अमाउंट को आपने क्या बोलोगे, क्रेडिटर। यस, यू आर अ फाइनेंशियल क्रेडिटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब वापस से समझाओ, नहीं समझ में आया, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप एक प्रॉपर्टी
परचेज कर रहे हो जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, मे बी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है, मे बी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो सकती है, जिसका पोजीशन आपको आफ्टर सर्टेन पीरियड मिलेगा, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी का पोजीशन आपको मिला नहीं, प्रॉपर्टी के अंदर आपको कुछ मिला नहीं, क्योंकि आपने तो क्या किया, वैसे आपका टाइटल है कि जब बनेगी तब होगी, लेकिन तब बनेगी ना, अभी तो यूज नहीं कर सकता ना मैं, प्रॉपर्टी मेरी नहीं हुई ना, कि जब प्रॉपर्टी का पोजीशन दोगे तभी मेरी प्रॉपर्टी होगी। इट इज अ अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। तो ऐसे अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के जो बायर्स हैं, जो अलॉटीज हैं, तो जितना अमाउंट उन्होंने बिल्डर को दे दिया है, तो जितना अमाउंट उन्होंने बिल्डर को दिया, जितना अमाउंट उन्होंने कंपनी को दिया, तो उसके लिए वो कौन, ये अलॉटीज, ये बायर्स, तो ये अलॉटीज और जो बायर्स है ये क्या है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ये लोग हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। फॉर एग्जाम्पल ये फ्लैट नंबर 1 है, ये फ्लैट नंबर एक्स ने खरीदा, 2 किसी और ने खरीदा होगा, वाई ने, 3 फॉर एग्जाम्पल जेड ने खरीदा, ऐसे बहुत सारे बायर्स होंगे। तो ये बायर्स कौन हो गए, दीज बायर्स आर नोन एज फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। ये कौन हो गए, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। कौन है ये, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। तो ऐसे केसेस में, ऐसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर जो बायर्स है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के, तो क्या एक अकेला एक्स जा सकता है इंसॉल्वेंसी के लिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है इतने मिनिमम पर्संस की रिक्वायरमेंट होगी, तो यदि इतने मिनिमम पर्संस यदि मिलते हैं तो वो उस बिल्डर के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी में जा सकते हैं। लेकिन वो बिल्डर कौन होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्डर क्या बन गया, डेटर, और डेटर हमेशा क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फॉर्म। डेटर कैसा होना चाहिए, इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फॉर्म। आगे चले बेटा, कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। डेटर कौन होना चाहिए, हमारा डेटर कैसा हो, हेलो, इंडिविजुअल पार्टनरशिप में पार्ट 2 के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। डेटर क्या होना चाहिए, वो जो बिल्डर है इसकी बात कर रहा हूं, वो कौन होना चाहिए, कंपनी। कौन होना चाहिए, कंपनी, एलएलपी या बॉडी कॉर्पोरेट हो, किसी लॉ के अंदर स्टेब्लिश्ड है, जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी हो, तो उन केसेस के अंदर ये जो क्रेडिटर्स हैं, ये क्रेडिटर्स कौन होंगे, बायर्स। कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो अंडर कंस्ट्रक्टेड है, तो ऐसे केसेस में जो भी बायर्स हैं, एक्स वाई जेड टी यू वी, ये कितने बायर्स मिलके आपस में, ये बायर्स मिलके फाइनेंस कौन, कॉर्पोरेट डेटर बिल्डर के अगेंस्ट कहाँ जाएंगे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसकी लिमिट वही है जो लिमिट अपन ने नोट नंबर 3 में पढ़ी थी, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटीज डिबेंचर्स। लिमिट यहाँ पे वही रहेगी, अंडर क्रेडिटर्स कितने, 100 ऑफ द क्रेडिटर्स, और ये क्रेडिटर्स कौन है, अलॉटीज। तो यदि आप क्रेडिटर्स ही बोलोगे तो चलेगा, लेकिन जो एग्जैक्ट वर्ड है वो क्या है, 100 ऑफ सच अलॉटीज अंडर द सेम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली ये एक बिल्डर ए, ये दूसरा बिल्डर बी है, तो भैया जब डेटर बदल गया तो कंबाइन थोड़ी करोगे, तो एक डेटर की बात थोड़ी ना, तो एक डेटर का देखो ना, दैट इज अ बिल्डर ए का, तो सेम रियल प्रोजेक्ट जो आपका एस्टेट प्रोजेक्ट है, सेम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, तो जो आपके प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के अंदर, ये पूरा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी आपके बायर्स हैं, तो जितने भी आपके बायर्स हैं, तो कितने बायर्स, 100 बायर्स, कितने बायर्स, 100 बायर्स, और एटलीस्ट 10%, एटलीस्ट 10% ऑफ सच बायर्स, मतलब ये जो भी बायर्स है इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर, ध्यान से देखो, एक बिल्डर के भी जो प्रोजेक्ट है, जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आया है, क्योंकि बिल्डर के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, तो बिल्डर का भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, उस बिल्डर के लिए 15 प्रोजेक्ट तो नहीं, उस बिल्डर का जो पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है ना, उस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी बायर्स हैं, जितने भी अलॉटीज हैं अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के, चाहे वो कॉमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, तो कितने बायर्स, 100 बायर्स। कंपेयर करना पड़ेगा उन सारे बायर्स का कितना परसेंट, 10%, whichever is less, whichever is less। एंड जो ये लेस आएगा, मैं एग्जांपल इसलिए नहीं रहा क्योंकि लिमिट तो आपने पहले नोट नंबर 3 में भी पढ़ी थी, तो जो whichever is less आएगा, दैट विल बी द मिनिमम, दैट विल बी द मिनिमम। और ये मिनिमम जो अलॉटीज होंगे, बायर्स होंगे, जिसे हम क्रेडिटर्स बोलेंगे, ये एप्लीकेशन देंगे कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट, और यहाँ पे कॉर्पोरेट डेटर कौन होता है, अपना बिल्डर्स। समझ में आई बात, दिस इज अ नोट नंबर 4, 20 दिसंबर 2019 से ये कंसेप्ट अपना एप्लीकेबल है फॉर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हु आर द अलॉटीज बायर्स अंडर ए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। जल्दी से लिख लो कंसेप्ट। जैसे ही नोट नंबर 3 और नोट नंबर 4 पढ़ा, मुझे पता है जितने भी स्टूडेंट से वीडियो देख रहे हैं सबके माइंड में कंफ्यूजन है। सर मान लो
कि जब तक ये अमेंडमेंट नहीं आया था उससे पहले ऐसे कोई लिमिट नहीं थी। एक इंडिविजुअल फाइनेंशियल क्रेडिटर भी एजुकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे सकता था। मान लो यदि किसी ने पहले एप्लीकेशन दे दी हो, तो यदि उसने पहले एप्लीकेशन दी और एडमिट हो गई तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मानो कि दो है ना नोट अलग अलग, नोट नंबर 3 अलग है, नोट नंबर 4 अलग है, दोनों के अंदर एक लिमिट दे रखी है कि अब जो भी एप्लीकेशन देंगे, तो अब जो भी एप्लीकेशन देंगे तो हमने पढ़ लिया कंसेप्ट 100 और 10% विच एवर इज लेस, मिनिमम इतने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी तभी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। मान लो इन द केस ऑफ डिवेंचर, इन द केस ऑफ सिक्योरिटीज या डिपॉजिट, या इन द केस ऑफ बायर्स ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी वाले जो बायर्स हैं, उन केसेस के अंदर यदि किसी बायर ने पहले कोई लिमिट थी नहीं तो एक इंडिविजुअल बायर ने पहले एप्लीकेशन दे दी थी, यदि वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि किसी बायर ने पहले एप्लीकेशन दे दी थी और एप्लीकेशन अभी तक एडमिट नहीं हुई है, यदि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने यदि एप्लीकेशन एडमिट नहीं हुई तो हमने एक नोट नंबर 5 और बना दिया, बड़े ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट। Where an application for initiating CIRP, where an application for initiating the CIRP against a cooperator has been filed by the financial creditor, कौन सा फाइनेंशियल क्रेडिटर जो हमने नोट नंबर 3 और नोट नंबर 4 में अभी रेफर किया है, वो वाले फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने यदि एप्लीकेशन दे दी है, लेकिन अभी तक, कब तक, ये जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट के कमेंसमेंट होने से पहले, ये जो अमेंडमेंट है जब तक कमेंट्स नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले यदि वो एप्लीकेशन एडमिट हो गई है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन जिन की एप्लीकेशन एडमिट नहीं हुई वो भी आ गए। मतलब ये कि जब ये अमेंडमेंट हुआ, इस अमेंडमेंट के बाद अब कोई एप्लीकेशन देगा तो अब याद रखना पड़ेगा नोट नंबर 3 और नोट नंबर 4 वाले फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, अब जब तुम एप्लीकेशन दोगे तो तुम्हारी एप्लीकेशन तभी एडमिट होगी जब 100 क्रेडिटर्स और 10% विच इज लेस, मिनिमम इतना फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होना चाहिए। लेकिन मैं नोट नंबर 3 नोट नंबर 4 वाले ही फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की बात कर रहा हूँ। यदि आपने एप्लीकेशन पहले दे दी और यदि आपकी एप्लीकेशन एडमिट हो गई तब तो मैटर क्लोज्ड, एडमिट हो गया तो कुछ मतलब ही नहीं चलता रहेगा। लेकिन एप्लीकेशन पहले दे दी थी, ये अमेंडमेंट आने से पहले आपने एप्लीकेशन दे दी थी, लेकिन ये एप्लीकेशन अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुई, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एडमिट नहीं की, तो भी गए हो, तुम्हें भी कंप्लाइंस करना पड़ेगा। सच एप्लीकेशन शैल बी मॉडिफाइड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स, मतलब ये कि भैया जो आपने एप्लीकेशन दे दी हो, अब तो एडमिट नहीं हुई ना, तुम भी आ गए हमारे पास, तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी वो रिक्वायरमेंट जो लिमिट दे रखी है 100 वाली और 10% विच एवर इज लेस, वो वाला रिक्वायरमेंट तुम्हें भी कंप्लाइंस करना पड़ेगा विदिन 30 डेज। सर 30 दिन कब से काउंट होंगे? जब ये अमेंडमेंट आया, जिस दिन ये अमेंडमेंट आया। जिनकी एप्लीकेशन एडमिट नहीं हुई, जिनकी एप्लीकेशन एडमिट नहीं हुई, उन सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर ने जो एप्लीकेशन दे तो चुके थे, लेकिन जिनकी एप्लीकेशन एडमिट नहीं हुई उनको भी 30 दिनों के अंदर एप्लीकेशन को मॉडिफाइड करके एप्लीकेशन की जो भी रिक्वायरमेंट आ रही है नोट नंबर 3 नोट नंबर 4 के अंदर, वो आपको कंप्लाइंस करनी होगी। और यदि आपने वो रिक्वायरमेंट कंप्लाइंस नहीं की तो इसका मतलब ये माना जाएगा आपकी एप्लीकेशन विड्रॉन हो गई है, आपकी एप्लीकेशन डिसमिस्ड, एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड टू बी विड्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। एक बार वापस से बोल देता हूँ, नोट नंबर 3 और नोट नंबर 4 वाले जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, यदि उन्होंने एप्लीकेशन अमेंडमेंट से पहले दे दी, एप्लीकेशन यदि अमेंडमेंट से पहले दे दी और एडमिट हो गई, पहला केस, मैटर क्लोज, कुछ नहीं करना। एप्लीकेशन आपने अमेंडमेंट से पहले दी, लेकिन अब तक जब ये अमेंडमेंट आया तब तक आपकी एप्लीकेशन एडमिट नहीं हुई थी, उन सारे लोगों को क्या करना पड़ेगा? 30 दिनों के अंदर नोट नंबर 3 नोट नंबर 4 के अंदर जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लाइंस करनी होगी। और यदि आप एप्लीकेशन ही यदि अमेंडमेंट के बाद दे रहे हो तो ऑब्वियसली बताने की जरूरत नहीं है, तब तो आपके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। मिनिमम जो भी अपने कंसेप्ट पढ़ा था 100 क्रेडिटर्स और 10% ऑफ सच क्रेडिटर्स विच एवर इज लेस, उतने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को एप्लीकेशन देनी होगी, तभी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू।